हेलो बच्चा लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करने में जितने भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर थ्योरी वाइज उतना लंबा नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन करने में बड़ा दिक्कत होने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा या फिर क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ थ्योरीज देखते हैं जो अपने को मदद करेगा। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक ये समझ लीजिए कि हमारा टर्म ही है काइनेटिक्स। तो फिजिक्स में पढ़ते थे काइनेमेटिक्स, यहाँ नाम है काइनेटिक्स। दोनों मोर और लेस सेम हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है वो ये चैप्टर पढ़ाता है। ठीक है, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिजिक्स में अपना स्पीड क्या होता था? स्पीड होता था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिजिक्स वालों को तो डिस्टेंस ही समझ में आता था, भाई गाड़ी कितना आगे बढ़ा कितने टाइम में। लेकिन केमिस्ट्री वालों को रिएक्शन में क्या समझ आता है कि अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने टाइम में कितना कन्वर्ट हुआ। अब दो तरह से बात कर सकते हैं केमिस्ट्री वाले, ए कितना ख़त्म हुआ या बी कितना प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? तो बेसिकली इन केमिस्ट्री टर्म्स वी कैन से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए का चेंज क्या होगा? जो भी फाइनल कंसंट्रेशन बचा थोड़ा देर बाद, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे यहाँ पे भी टोटल टाइम बोल देते थे कि 50 मिनट या 5 मिनट, है ना। क्या ये बी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाता है, साइन का गड़बड़ हो जाता है। बी भाई साहब, ए भाई साहब बोलेंगे कि चलो मैं शुरू में 10 मोल था, थोड़े देर बाद मैं 5 मोल बन गया। बी भाई साहब बोलेंगे मैं ज़ीरो था, मैं 5 बन गया है। तो बी का आंसर क्या आ रहा है? 5 - 0/समथिंग, मान लेते हैं ये 30 मिनट्स में हुआ है। तो बी के अनुसार क्या आ रहा है? 5 - 0/30 मिनट। इसके अनुसार आ रहा है फाइनल 5 इनिशियल 10/30। क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहाँ गड़बड़ है? यहाँ -5 आ जा रहा है, दिख रहा है। तो या तो मॉड लगा दे, है ना, और या फिर इसमें एक माइनस साइन लगा दे। तो केमिस्ट्री में बहुत बार हम लोग किए हैं ऐसा, साइन मैच कराने के लिए। तो जब भी एलएचएस के टर्म्स में अगर हम लोग रेट डिफाइन करते हैं तो माइनस लगा देते हैं। आरएचएस के टर्म्स में क्या करते हैं हम लोग? प्लस ही रहने देते हैं। अब ऐसा वाला जो चीज़ें है जो बहुत आसान कैलकुलेशन है कि भाई 5 में 10 माइनस किए तो एक पॉइंट पे बता दीजिए, जैसे 30 मिनट बाद का आपको पता है कंसंट्रेशन, 0 मिनट का पता है। तो ऐसे वाले चीज़ों को हम लोग बोलते थे, यहाँ पे भी बोलेंगे एवरेज रेट। तो टॉपिक नंबर 2 हम लोग बोल देते हैं रेट। और रेट फिजिक्स में भी दो तरह का होता था, हमारे यहाँ भी दो तरह का है। एक है एवरेज रेट, जो मोटा मोटी निकल जाता है कि भैया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल बाई कितना टाइम लगा, जो अभी निकाल रहे थे। दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है कि भाई साहब मान लेते हैं रिएक्शन है, ये ए का कंसंट्रेशन है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ, तो हर सेकंड में कुछ नया आ रहा होगा, तो ऐसा करके ग्राफ आया। अब बताइए, अगर इंस्टैंटेनियस रेट निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टाइम, तो उस इंस्टेंट पे सपोज यहाँ पे निकालना है तो क्या होता था वो? y/x करना है, dA/dt। और dA/dt क्या होता था? dy/dx क्या होता है? स्लोप। तो d के टर्म्स में इसको डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन, दिख रहा है ना, डी डिफरेंशियल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्टैंटेनियस रेट इस तरह से डिफाइन होता है। फिर से वही कन्वेंशन, अगर एलएचएस यूज़ किए तो माइनस बोलेंगे, और आरएचएस का चेंज इन कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। चलो ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, क्या रेट पूरे रिएक्शन के दौरान चेंज होते रहता है कि फिक्स रहता है? एवरेज रेट फिर भी बोल सकते हैं, मिला जुला के एवरेज इतना आया कि एवरेज आप इस स्पीड में चल रहे थे। लेकिन क्या हर इंस्टेंट पे आप वही स्पीड पे चलते थे, वही रेट से चलते हैं? नहीं ना, क्योंकि ए ख़त्म भी हो रहा होगा। ए शुरू में बहुत था, अभी बहुत थोड़ा सा था, तो रेट काफ़ी हाई रहा होगा। ठीक है, तो स्लोप काफ़ी स्टीप आएगा। देखिए ये स्लोप कितना स्टीप आ रहा है, फिर स्लोप घटते जा रहा है, यहाँ पे एकदम स्लोप फ्लैट हो गया है, ज़ीरो के लगभग।
तो मतलब रेट चेंज होता है, इनफैक्ट रेट चेंज होता है, मतलब रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ LHS। LHS कितना बचा हुआ है उस पर बहुत डिपेंड करता है। रेट इज चेंजिंग, फिक्स नहीं है ना, ये हम लोग भूल जाते हैं एक्चुअली थोड़ा देर बाद। एंड डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन बनाते समय भूल जाते हैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ LHS, यहाँ पे A, कि कितना अपना LHS बचा है। ज़्यादा बचा है तो ज़्यादा फास्ट होगा, अभी भी थोड़ा सा बचा है तो भाई धीरे धीरे ना कन्वर्ट होगा, उतना कहाँ से हो जाएगा जब कंसंट्रेशन ही उतना नहीं है। क्लियर? तो ये बात एक यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जांपल से लिख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि सर एक रिएक्शन है अपना, उसका कोएफिशिएंट, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में तो कोएफिशिएंट्स भी आएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, से C बना और D बना, ठीक है। तो इसका रेट क्या होता है, A का कन्वर्ट होने का रेट dA/dt। लेकिन मान लीजिए सर सबका हमें को इक्वल टू साइन से लिखना है, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। क्या ये C के भी फॉर्म होने का रेट के इक्वल होगा? नहीं, वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है, सपोज एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं, 2A से बनता है सपोज 4B। अब ये क्लियर नहीं पता चल रहा है कि अगर यहाँ से 2 मोल जाता है, मान लेते हैं शुरू में 10 मोल था, अगर यहाँ से 2 मोल ख़त्म होता है तो ये कितना मोल बनेगा? ये 2 मोल ही बनेगा कि 4 मोल बनेगा? 4 मोल बनेगा। तो सबका रेट कैसे सेम हो सकता है? कुछ गड़बड़ है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर इक्वल टू साइन लगाना है तो। एक एडजस्टमेंट क्या है, पहले तो साइन मैच कराइए, ये प्लस और ये माइनस। दूसरा, डिवाइड कर दीजिए स्टोइकियोमेट्री से, अब आपका आएगा सब सही सही, ठीक है। 1/C 1/D। इस केस में कैसे लिखेंगे कि हाफ टाइम्स ऑफ dA/dt इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ dB/dt। क्लियर? तो ये मैनिपुलेशन है, समझना पड़ेगा आपको। अब ये इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिकली, देखिए यहाँ पे 4 मोल बनाओ, तो 4 मोल मान लेते हैं 1 मिनट में बना है, तो 4/1 आया, डिवाइड बाई 4 किया तो कितना आ गया? 1। यहाँ पे कितना मोल ख़त्म हुआ? 2। तो 2/1, यहाँ पे 2 आ रहा था रेट, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 = 1, ठीक है। तो इसलिए ये स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, बाकी आप थ्योरी पूरा पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, थ्योरी पूरा समझाना यहाँ पे काम नहीं है, बट हाँ मोटा मोटी ये समझ में तो आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये बोले कि रेट भाई चेंज होता है, तो थर्ड टॉपिक हमारा यही है, रेट डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो क्या होता है एक्चुअली, रेट को अपन लिखते हैं dR/dt, है ना। रिएक्टेंट, R मतलब रिएक्टेंट है यहाँ, और क्या। तो सारे बुक्स में यही यूज़ होता है, R रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, NCERT का यही भाषा है। तो dR/dt होगा रेट, है ना, साइन ऑन लगा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट जो होता है, जो अपना डिफरेंशियल वाले फॉर्म में था, ये तो बहुत ख़तरनाक दिखता है ना, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसका एक RHS का आसान फॉर्म आता है, K इंटू डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर 2 लोग होंगे तो यहाँ A की जगह B भी लगा देंगे। अभी मान के चल रहे हैं हम लोग, A से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना, A से C बन रहा है मान लेते हैं, तो A के पावर में, मतलब A पे डायरेक्टली डिपेंड, अगर K आ जाए तो बात ही मज़ा आ जाए, सिर्फ K आ जाए तो, लेकिन K² भी हो सकता है, K⁻½ भी हो सकता है, K⁻0 भी हो सकता है, A पे हो सकता है ना भी डिपेंड करे, ऐसा भी होता है, जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जो पावर है ना कि कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसी का नाम है ऑर्डर। तो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? X। और जो फेमस ऑर्डर अपने को पढ़ना है वो कौन कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? 0, 1 एंड सेकेंड ऑर्डर। तो देखिए ज़ीरो ऑर्डर में X क्या होगा? चलिए इसको 0 पॉइंटर दे देते हैं ताकि समझ में आए, ये 0 ऑर्डर पढ़ रहे हैं अपन। X = 0। तो अपना इक्वेशन क्या आया? रेट बराबर, जो कि रेट होता है अपना क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। इसका यूनिट क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम का? कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, है ना। तो 10 मोल पर लीटर माइनस 5 मोल पर लीटर, तो 5 मोल पर लीटर। टाइम सेकेंड्स में स्टैंडर्ड, तो ये यूनिट हो गया।
तो डी आर रेट इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू ए टू द पावर 0। तो ए पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू क्या आता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए के बराबर, क्योंकि ए पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग से एक और सवाल यहाँ पे पूछा जाता है यूनिट ऑफ की, यूनिट ऑफ की। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या यहाँ से। रेट का यूनिट क्या था, मोल पर लीटर सेकेंड। तो के का यूनिट क्या आ गया, वही आ गया, मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये तो इसका कोई रोल आया नहीं, तो के डायरेक्टली रेट के बराबर है, तो रेट का जो भी यूनिट रहा होगा वही के का है। फर्स्ट ऑर्डर एक्स इक्वल टू 1, रेट फिर से वही, रेट इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, इस बार कंसंट्रेशन टू द पावर 1। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें एल एच एस का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 होता है ना। मतलब एल एच एस को अगर डबल किए तो रेट भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना। यहाँ पे एल एच एस को या फिर ए का कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर रहे हैं, ऐसे वाले रिएक्शन में, ऐसे वाले रिएक्शन होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस में, ऐसे वाले रिएक्शन में रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप 1 मोलर ले आए, चाहे 10 मोलर से शुरुआत करें ये रिएक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है रेट को, जिस स्पीड में वो चल रहा था उसी स्पीड में वो चलते रहेगा। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के टू द पावर 1 आ गया। यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, एल एच एस मोल पर लीटर है, मोल लीटर सेकेंड, आर एच एस में के है, और एक कंसंट्रेशन टर्म आ गया टू द पावर 1, मोल पर लीटर टू द पावर 1, है ना। कंसंट्रेशन पता है ना, मोलैरिटी होता है, और मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो के का यूनिट क्या आया, 1/2, तो बोलते हैं सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में। तो अपने को 0 और 1 पढ़ना होता है एनसीईआरटी लेवल पे, बट जेई लेवल पे अपने को सेकेंड ऑर्डर भी पता होना चाहिए। एक्स इक्वल टू 2, इस बार रेट को क्या लिखेंगे, के इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो एल एच एस में फिर से मोल पर लीटर सेकेंड इज इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर होल स्क्वायर टू द पावर 2 है, तो 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, तो इसको पावर को हटा देते हैं। तो ये के का क्या आ रहा है यहाँ पे यूनिट, के को एक तरफ, लीटर ऊपर चल गया, मोल नीचे आ गया, लीटर पर मोल सेकेंड, है ना, उल्टा हो गया इनफैक्ट जीरो ऑर्डर वाले से। मोल पर लीटर की जगह क्या हो गया, लीटर पर मोल, और पर सेकेंड तो तीनों में है, टाइम का तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता है ना आरएचएस से। ठीक है, तो ये अपने हो गए ऑर्डर्स। वैसे ही एक टर्म है अपने पास जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी अपना होता है कि भाई कितने लोग टकराए, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है अपने पास जिसका नाम है मॉलिक्यूलैरिटी, कॉन्सेप्ट नंबर 5, मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, पहला बात तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कितने लोग टकरा रहे हैं, टोटल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, एंटिटी, जो भी बोलना है आपको बोल लीजिए, रिएक्टिंग स्पेसीज, कितने लोग टकरा रहे हैं। अब 5 स्टेप है, तो पांचों, अगर 5 स्टेप रिएक्शन हो गया तो 1 स्टेप रिएक्शन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन है। अगर कोई रिएक्शन 5 स्टेप में हो रहा है तो हर स्टेप में नंबर ऑफ पार्टिकल जो टकराएंगे वो तो चेंज होंगे ना, है ना। वो तो डिपेंड करता है एलएचएस में कितने कितने मोल्स है सबके, तो मोल्स देख के पता चल सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के कि कितने लोग टकरा रहे हैं। बट 4 स्टेप का रिएक्शन है तो उसका कोई बोल रहा है मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, तो तुम बोल देना कि भाई हमें नहीं पता है। ऐसे कैसे हो सकता है, 4 स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ 1 स्टेप का डिफाइन होता है, तो चारों स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री के लिए डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टीपल स्टेप में जो होता है, मल्टीपल स्टेप में। ठीक है, एक और बात है, मॉलिक्यूलैरिटी जनरली ना 3 या 3 से छोटा ही होता है, क्योंकि एक्चुअली ना मॉलिक्यूल एक स्फीयर की तरह होते हैं, और एक बार में मैक्सिमम कितना स्फीयर टकरा सकता है, क्या लगता है, 3 से ज़्यादा टकराना बहुत मुश्किल होता है ना। तो इसी के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग बोलते हैं, जनरली ऐसा केस होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं होता है कि 3 से ज़्यादा लोग टकरा पाए। ठीक है, तो ऑर्डर पे एक क्लैरिफिकेशन, क्या ऑर्डर रिएक्शन को देख के पता चला था, नहीं, ए टू द पावर एक्स था, तो रिएक्शन को देख के तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है,
तो ऑर्डर क्या फ्रैक्शन हो सकता है, मॉलिकुलैरिटी फ्रैक्शन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आधा स्फीयर टकराएगा नहीं। तो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, कैन बी ज़ीरो, हाफ, है ना, सब हो सकता है। मॉलिकुलैरिटी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो मॉलिकुलैरिटी में फ्रैक्शन लिख देते हैं और क्रॉस बना देते हैं, इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, क्या ये एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिफाइन हो सकता है? एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइन होता है। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल। क्या रिएक्शन देख के पता चल जाता है? नहीं पता चलता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपने को आरडीएस पता हो, आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। तो 4 स्टेप का रिएक्शन है, उसमें से स्लोएस्ट स्टेप पता हो, तो स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिकुलैरिटी होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिकुलैरिटी बोल रहे हैं, मॉलिकुलैरिटी डिफाइन ही नहीं हो सकता, हर स्टेप का अलग होता है। लेकिन स्लोएस्ट स्टेप का अगर मॉलिकुलैरिटी जो भी होगा वो देख के पता चल जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही ऑर्डर होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है थ्योरेटिकल। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं समझना अपने को मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर के बारे में, ये इसलिए समझा दिया मैंने यहाँ पे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल में तो काम नहीं आएगा, लेकिन समझा दिया क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो भैया डिफरेंशियल वाला यूज़ करना तो बहुत मुश्किल है, dr/dt वाला। तो हम लोगों ने सारे ऑर्डर्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफाइन कर रखा है। गौर से सुनिएगा फॉर्मूला कैसे याद करना है। 0.0 अगेन जीरो ऑर्डर, तो बहुत आसान है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल। इन शॉर्ट बड़ा वाला नंबर अब ए से बी जा रहा है, शुरू में 10 मोल था, ये 0 था, फाइनल कंसंट्रेशन सपोज इसका हो गया है 5, तो इनिशियल बड़ा है ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल ये रहा आर नॉट, ये रहा आर, इज इक्वल टू के इंटू टी। वेरी सिंपल येट इफेक्टिव। ठीक है, और टी हाफ ऑफ लोग डिसाइड, हाफ लाइफ, हाफ टाइम, जो उसको हाफ लाइफ बोलते हैं वो भी डिफाइन कर देते हैं लोग फार्मूला में, बट उसका कोई सेंस ही नहीं है। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट था तो फाइनल आधा हो गया उसका, तो आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना, टी का सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे हाफ, क्यों, अच्छा लगेगा देखने में। तो r0/2 आया, तो टी हाफ यहाँ से क्या आ रहा है, r0/2 के। तो बोलते हैं कि टाइम जो है हाफ लाइफ वो ज़ीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो भैया कोई ऐसा ऑर्डर होगा जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता होगा, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं अपन ऐसे इस तरह से कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या, इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, ln, फिर से बड़ा नंबर बाई छोटा नंबर इज इक्वल टू के टी। तो RHS सबका सेम है, देख लीजिए। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर का क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, इसमें आएगा 1/, अब यहाँ पे आर लेंगे कि r0, यहाँ पे छोटा लेंगे तो नंबर बड़ा आएगा। ठीक है, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए LHS भी, क्योंकि RHS पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा मानना है कि KT पॉजिटिव होता है तो इसको इस तरह रखना है कि पॉजिटिव होगा, या फिर यहाँ पे मॉड लगा दीजिएगा, नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, ये हो गया तीनों फॉर्मूला, इसी फॉर्म में याद करेंगे, उल्टा पुल्टा कोई फॉर्म याद नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। इसका भी टी हाफ निकाल सकते हैं कि r इजिकल टू r0/2 हो गया, तो ln r0/r0/2, तो ln2 आएगा, k इंटू टी हाफ, ln2 r0 कट गया, तो टी हाफ, ये फार्मूला बहुत फेमस है, बहुत बार यूज़ है, NCERT में भी दिया हुआ है, ln2/k आता है। ठीक है, इस बार r0 पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ऐसा आएगा 693/k, ln2 का वैल्यू यही होता है। ठीक है, तो ये रहा अपना हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो अपना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट। मतलब क्या, हमें लगा था कि रेट जो है हर टाइम पे अलग अलग होता है और वो ए पे डिपेंड करता है, मतलब LHS पे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट या रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू क्या होता था, KT, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इक्वल टू क्या होता था, KT। तो एक्चुअली क्या होता है कि K बढ़ जाए, सॉरी, K इंटू कंसनट्रेशन टू द पावर x,
अगर के बढ़ जाए तो भी रेट बढ़ सकता है। और ऐसा देखा गया कि के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू, तो इसमें कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन से तो चेंज होता ही हम लोगों को पता है, इस बार के को चेंज कर रहे हैं, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, उतना एनर्जी नहीं मिलेगा तो शुरू ही नहीं होगा। रेट तो छोड़िए, रेट तो फास्ट स्लो वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि ई जो होता है एल एन ई अपना होता है 1, क्योंकि एल एन मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, तो कोई भी नंबर और बेस में वही रहा तो आंसर 1 आता है एल एन का। या फिर log 10, जैसे log 10 टू द पावर बेस 10 क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको ना अपन एल एन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है सबको। और एल एन एक्स वाई क्या होता है, या log एक्स वाई क्या होता है, log एक्स प्लस log वाई, है ना। तो यहाँ पे दो टर्म है, ये एक्स ये वाई, तो अपना आएगा log ए, या फिर एल एन अगर लिए हैं तो एल एन ए प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये हम लोग को पता है पावर बेस में चल जाता है, तो इसको अच्छे से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो, और एल एन ई 1 हो जाएगा, फिर ये बेस में आके ऐसा होगा एल एन ई 1 प्लस एल एन ए। ये अपना अच्छा थोड़ा फॉर्म है, इसी में जनरली हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इसी में हम लोग ग्राफ भी बना रहे होते हैं कि किसी को मन किया वाई और ये रहा सी एम एक्स, तो एक्स ले लेते हैं 1/t को, है ना। तो ऐसे करके ग्राफ आएगा। तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वाई एक्सिस में ये ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में ये ले लेते हैं, तो स्लोप क्या आएगा माइनस ई ए बाई आर। देखिए यही स्लोप है, इक्वेट करके देख लीजिए, है ना। प्लस सी क्या आएगा, ये वाला इंटरसेप्ट क्या आएगा एल एन ए। क्लियर, तो ये चीज़ें समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन पे बात काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑलमोस्ट 25% PYQ इस पे भी होते हैं। ठीक है, तो जनरली ये वाला नहीं पूछता है, जनरली बोलता है कि दो टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन का, तो इसका टाइप 2 पूछता है, सेम रिएक्शन 2K विच इज़ K1 एंड K2 एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। कैसे सॉल्व करेंगे, अब सेम रिएक्शन है तो मतलब क्या हुआ, ई ए सेम हो गया। ठीक है, तो अपना दो इक्वेशन लिख लीजिए। पहला इक्वेशन एल एन के 1 इक्वल टू, ई ए सेम है, आर तो गैस कांस्टेंट है, T1 प्लस एल एन ए। वैसे ही इक्वेशन 2 क्या आएगा सेकेंड टेम्परेचर पे, इसको सॉल्व करना होता है अपने को बहुत सारे क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, इक्वेशन 1 - 2 एल एन ए कट जाएगा, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई क्या होता है एल एन एक्स बाई वाई, तो एल एन K1/K2 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म ये आया सेकंड टर्म ये आया, दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है माइनस ई ए बाई आर, है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर माइनस रखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस दिखे। ये रहा अपना फॉर्म जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल K1 K2 T1 T2, तो दिया होगा कि भाई साहब आपका 300 केल्विन पे दिया होगा कि भाई K1 मेरा आता है इतना, तो बताओ 400 पे कितना आता है। ठीक है, और अगर इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, साइन के चक्कर में, तो मैं तुमको याद दिला देता हूँ और बता देता हूँ, सीधे ले लेना एल एन K2/K1, माइनस उनस को छोड़ना और 1/T2 माइनस 1/T1 करना। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से K बढ़ता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, और T2 ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, जितना भी आ रहा है ये सब पॉजिटिव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्लियर, तो उतना टेंशन नहीं लेंगे अपन, जैसा भी होगा सिचुएशन उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये बता रखा है ना। ये क्वेश्चन में बहुत साइन का दिक्कत आता है, बट जैसे कि हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। राइट हैंड साइड को भी पूरा पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होना है। ओके।
बाय एवरीबॉडी। इसको बार बार रिवाइज करें और फिर आके PYQ देखें। ओके बाय।